नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है स्पेनिश फ्लू के बारे में कि स्पेनिश फ्लू जो कि आज से एक शताब्दी पहले 1918 में हुआ था, आज से 100 साल पहले हुआ था, करीब 2 साल ये पेंडेमिक के महामारी चली थी, उसके बारे में बात करता है कि कैसे हमने इस महामारी से, जो 100 वर्ष पूर्व महामारी आई थी, उससे हमने शिक्षाएं नहीं ली, जिसका हमको परिणाम भुगतना पड़ रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव में, खासकर जो दूसरी लहर है इसमें खासकर। तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि क्या हमारी कमियां रही, कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पर हम अच्छे से और काम कर सकते थे। उसके बारे में बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जब हमारे विलेजेस, गांवों में अभी वायरस पहुंच चुका है तो क्या स्थिति रह सकती है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है, कहां पर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और क्या भी धरातल पर स्थिति है, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय आप सबसे करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। अगर आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ट्विटर और लिंक्डइन की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि डोंगरिया कोंड जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी समुदाय है, ये निम्न में से किस राज्य से ताल्लुक रखता है। आपको ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हुए यह है कि कई बार हम बात करते हैं कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास हम पढ़ते हैं क्योंकि ये हमको बताता है कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, किस कदम का क्या परिणाम आता है, किस काम का क्या परिणाम आता है, उसके बारे में इतिहास हमको बताता है। तो उसी को देखते हुए जो हमारी भूतपूर्व जो अनुभव है उनसे हम शिक्षाएं लेते हैं वर्तमान और भविष्य के लिए। वैसे ही एक महामारी थी जो 1918 के दौर में आई, जिसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। उससे हमने कोविड-19 के दौर में क्या शिक्षा ली, ये आपको बताना है। तो चलिए हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो है नो लर्निंग फ्रॉम स्पेनिश फ्लू के बारे में। हमारा वर्णनात्मक प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ था, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये समाचार में क्यों है, क्योंकि जो 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया था, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, ये देखने को मिलता है कि हमने इससे बहुत कम शिक्षाएं ली कोविड-19 में, इस महामारी में जो एक शताब्दी बाद आई है। तो क्या लेसन हम ले सकते थे स्पेनिश फ्लू से, वो बताया गया है। तो अगर हम देखें तो 50 मिलियन जो है मृत्यु, जो है 50 मिलियन मृत्यु जो है हमको स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था उसकी दूसरी लहर सेकेंड वेव में देखने को मिली। वही स्थिति अगर हम देखें कम से कम भारत के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कोविड-19 की दूसरी वेव है इसमें हमको बहुत ज़्यादा मृत्यु देखने की मिल रही है। पेशेंट्स की जो मरीज है उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, और ये भी हमारे सेकेंड वेव में ही हमें देखने को मिल रहा है। स्पेनिश फ्लू जो है वो 2 साल तक चला। कोविड-19 भी अंदाजा है कि 2-3 वर्ष तक ये और चल सकता है, और 3 वेव में चला। तो अभी हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में हमको तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है। क्या रीजन है इसके कि ऐसी स्थिति बनी? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम स्पेनिश फ्लू के समय देखें तो यहाँ पर वॉर चल रही थी इस पेंडेमिक के दौर में। तो यहाँ पर वॉर के परिणाम, जो इस पेंडेमिक के महामारी के परिणाम है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए वॉर पर, जो लड़ाई चल रही थी देशों के बीच, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसी को देखते हुए स्थिति जो है वो और ज़्यादा भयावह हो गई। यहाँ पर नया स्ट्रेन जो है, म्यूटेटेड स्ट्रेन जो है स्पेनिश फ्लू का, उस समय भी आया था। जैसा हमें इस समय काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल रहे, उस समय भी ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को वापस दोहराया गया, वही चीज़ों का वापस रिपीटेशन हुआ। उसके अलावा उस समय की भी अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स के बारे में बताया गया था प्रशासन ने, और जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, उन्होंने, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसका पालन करा।
वही स्थिति हमें आज भी देखने को मिल रही है। हम सबको पता था कि मास्क कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर नागरिकों के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना भरा एक जो व्यवहार है वो देखने को मिला। तो क्या लर्निंग है जो हमने पास्ट से नहीं ली? सबसे पहले तो बात ये है कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों अपने आप में फेल हुई। हम सिर्फ यहाँ पर सरकारों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं जो जनता है, जो नागरिक है, इनकी भी गलती अपने आप में रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ये समझने में भी यहाँ पर विफल हुई है कि लोग जो है उनका व्यवहार कैसा होता है, कि यहाँ पर लोग, अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग, हम सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, मिलना जुलना साथ में रहना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि लोग इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म से उनको तोड़ेंगे। भारत में अगर देखें तो हमने पहली वेव से कोई भी शिक्षा यहाँ पर नहीं ली, ऐसे इस आर्टिकल में बताया गया है, क्योंकि जिन देशों में दूसरी लहर बहुत जल्दी देखने को मिली वहाँ से हमने शिक्षा नहीं ली। पहली वेव होने के बाद में हमने इस प्रकार से व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे हम जंग जीत गए हो, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये कहते हैं ना कि तूफान के पहले आने वाली शांति के रूप में हमको फर्स्ट वेव के बाद का जो थोड़ा समय मिला वो उस प्रकार ही था। यहाँ पर क्या रीज़न रहे हैं भारत में जो क्राइसिस देखने को मिले हैं, जो विपदा देखने को मिली है? सबसे पहले गवर्नमेंट जो है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। कहते हैं विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास जो है वो नुकसान का कारण बनता है। सरकारें फर्स्ट वेव में जिस प्रकार से फर्स्ट वेव आई और फिर उसको कंट्रोल कर लिया, तो दूसरे देशों से अपने आप को भारत यहाँ पर तुलना करने लगा और कहने लगा कि देखिए हमारे पास इतना जनसंख्या घनत्व है, इतनी जनसंख्या है, फिर भी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। और हमारी सरकारों ने, हमारे जो राज्य सरकार हो भली केंद्र सरकार, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि हम तो जंग जीत गए हैं। लेकिन सेकेंड वेव ने इस अतिविश्वास को चकनाचूर कर दिया। वही अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारा अनुमान जो है वो गलत ठहरा, क्योंकि जिस प्रकार से सेकेंड वेव आई और म्यूटेंट जो अलग अलग म्यूटेशंस हुए वायरस में जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस थे, उसके चलते हुए स्थिति खराब हुई। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे। हमारा दूसरा आर्टिकल बात करता है रूरल एरियाज में जब ये हमारी सेकेंड वेव पहुंचेंगी उसकी स्थिति के बारे में। जब भी कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, जब भले ही वो पहली वेव हो या अभी सेकेंड वेव हो, या हमारा देश की ही बात नहीं करें, अगर विश्व में भी बात करें, अलग अलग देशों की भी बात करें, तो यहाँ पर कोरोना की जो सबसे पहली लहर है ये यहाँ के बड़े शहरों में देखने को मिली। उसके बाद में इसका फैलाव जो है वो छोटे कस्बों और गांवों में हुआ। तो उसी प्रकार की स्थिति सेकेंड वेव जो है जिस प्रकार से बड़े बड़े महानगरों में आई, वहाँ से अभी आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही दूसरी ओर देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आंकड़े अभी आने शुरू हुए, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले बात यह है कि फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो उनसे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। किन कारणों से? सबसे पहले जो हमारे यातायात में प्रतिबंध लग गए थे उनके चलते रेलवे पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। सारे यातायात के साधन इवन अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले जाना भी है तो उस स्थिति में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि आपको पास लेने की ज़रूरत पड़ती थी अगर आप अपने निजी वाहन से भी जाना चाहते हैं तो। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति है ये पूर्ण रूप से यहाँ पर उतने हमको पाबंद हमें अभी नहीं देखने को मिलते दूसरी लहर में। तो यहाँ पर फर्स्ट वेव में एक बहुत ही अच्छी बात हुई थी। उसके अलावा पहली वेव के टाइम जैसे ही वेव आई थी, जब 2 या 3 डिजिट में ही हमारे देश में नंबर थे, उस समय हमें ये देखने को मिला कि लॉकडाउन जल्दी से लगाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया गया। तो यहाँ पर कोई ऐसी जमावड़ा नहीं देखने को मिला, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं देखने को मिली, जिसके कारण फर्स्ट वेव जो है इतना ज़्यादा इसने अफेक्ट किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को। उसके अलावा एक और बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वायरस का हस्तांतरण है, फैलाव है, वो
उतना तेजी से नहीं होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है, लोगों के जो घर हैं उनमें बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है, मतलब हवा आने और जाने के अच्छे स्थान होते हैं, जिससे उस कमरे में या उनके घरों में वायरस रुकने के जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने आप में कम होती है, मतलब जो चांसेस होते हैं वो अपने आप में कम होते हैं। लोग जो है वो खुले मैदानों में काम करते हैं, खासकर प्राइमरी क्षेत्र जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के उसमें लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी के काम करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी ओपन जो फील्ड्स होती है, जो बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें काम करते तो अपने आप में वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी हो जाती है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो पहले से ही जो बीमारी वाले लोग हैं इनकी संख्या कम है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। इसके अलावा जो मॉर्बिडिटीज रहती है ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जान को इतनी हानि नहीं होती कोरोना से जितनी शहरी क्षेत्रों में होती है। उसके अलावा दूसरे लहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है ये ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं और रहेंगे। राइटर ने ये बताया है। क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले चुनाव हमें देखने को मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी रैलियां हमें देखने को मिली, बहुत बड़े बड़े जमावड़े क्राउड्स हमें देखने को मिली, और उसके अलावा बाहर के लोगों का कंटिन्यूसली यहाँ पर चुनाव कैंपेन रहा, जिसके चलते हुए वायरस का फैलाव जो है वो तेजी से हुआ और अभी भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुंभ मेला एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। कुंभ मेला जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं, ये माना जाता है कि जब भी ऐसे इवेंट होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु ऐसे इवेंट्स में जाते हैं। तो कुंभ मेला जिस प्रकार शुरू रहा और यहाँ पर लोगों का कंटिन्यूसली आना शुरू रहा और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव केसेस भी आए, उसके बाद में जब ये घर वापस लौटे तो बहुत सारे लोग जो गांवों से आए थे वो अपने अपने गांव वापस लौटे। तो यहाँ पर कुंभ मेले से भी ये वायरस जो इन्फेक्ट हुए लोग वो वापस उनके गांवों में गए और उससे जो है कोरोना वायरस, ये कोविड-19 की महामारी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली। उसके अलावा ट्रोजन हॉर्स की तरफ बताया गया है सेकेंड वेव के वायरस को, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। उसके अलावा अगर हम एसओपी की बात करें कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या रहनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे आशा कार्यकर्ता वगैरह हो गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनको कोविड सिम्टम्स दिखते हैं उनसे कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना चाहिए, साथ ही साथ जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो कंटिन्यूसली करते रहनी चाहिए। उसके अलावा जो कंटिन्यूसली रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, रैपिड टेस्ट है, वो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इससे होते हैं। तो आप अगर एक बार से ज़्यादा बार यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो चांसेस है कि अगर इन्फेक्शन हो, कोरोना वायरस हो, कोविड हो, तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाए। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोक्विन और एवरमेक्टिन जो है इन्हें देने, ये जो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, इन्हें देने की भी सलाह दी गई है। वैसे तो इनके फ़ायदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन हैं इन दोनों दवाइयों के, लेकिन फिर भी हमारे पास में भी जो है उस प्रकार से इनको देना ठीक रहेगा। और यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में कंटिन्यूसली जो है फॉलोअप की ज़रूरत है। उसके अलावा और कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जो लोकल कम्युनिटी है, एनजीओस है, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे, जड़ों में काम करती है, उनकी आप सहायता ले सकते हैं। एनएसएस और एनसीसी जैसे आपके पास में पहले से ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका यूथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपातकालीन यातायात प्रणाली है उसकी में भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिलीवरी और मॉनिटरिंग जो है, मतलब यहाँ पर विकेंद्रित जो है एक प्लानिंग आप कर सकते हैं आपके जिले के स्तर पर। उसके अलावा जो 45 प्लस हमारी पॉपुलेशन है, मतलब इनकी आयु 45 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उन्हें, और साथ ही साथ जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ है पहले से, जनसंख्या को भले ही उनकी आयु 45 वर्ष से कम हो, उनको आपको प्रायोरिटी लेवल पर उनकी टेस्टिंग आपको करनी चाहिए, उनको वैक्सीनेशन भी आपको देना चाहिए। उसके अलावा जो 30 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु वाले लोग हैं, इनके लिए आप स्वास्थ्य प्रणाली में और थोड़े सुधार कर सकते हैं, जैसे
कंटिन्यूसली शुगर टेस्ट और हाइपरटेंशन जो टेस्ट है वो भी आप करवा सकते हैं समय समय पे, जिससे वो उनको पता चले। अगर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन इनको इस बारे में पता चलता ही नहीं है, तो अगर यहाँ पर ऐसी टेस्टिंग गवर्नमेंट के द्वारा फ्री प्रोवाइड किया जाए तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्स्ट्रा जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाएंगे। चलिए अगर हम देखें कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं यहाँ पर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नंबर्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं कोविड के, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। ये 5 मुख्य राज्य हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो जो पहली हमारी खबर है, ये DRDO ने जो ड्रग बनाया है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG इसे कहते हैं। तो ये बनाया गया है, इसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा इसको साथ में मिलके बनाया जा रहा है। DRDO ने इसका आविष्कार करा है, साथ ही साथ कोविड थेरेपी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसका पहला जो बैच है वो आ गया है DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है इनके सहयोग से। तो यहाँ पर इसे आपातकालीन उपयोग के लिए रिलीज किया गया है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये ईरान से है। ईरान में फरजाद बी ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट जो है इसे पैड्स, एक डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर कंपनी है ईरान में, इसे दे दी गई है। अब भारत के लिए ये अपने आप में एक नुकसान है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का जो खोज है ये करी थी ONGC विदेश लिमिटेड ने सन 2000 में। मतलब यहाँ पे हमारी एक स्वदेशी कंपनी ने इसको खोजा था और बहुत अच्छे चांसेस थे कि ये हमारे ही पास रहता और यहाँ पर जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का भी जो पूरा करार रहता वो ONGC के साथ में ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे पैड्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया ईरान सरकार के द्वारा। उसके अलावा जो तीसरी खबर है ये पंजाब से है। मलेरकोटला जो है ये पंजाब का 23वां जिला होगा। तो कौन सी जिले से इसको कर्व्ड आउट करके बनाया गया है? वो जिला है संगरूर। संगरूर अपने आप में काफ़ी बड़ा जिला था, तो अब संगरूर जिले से निकाल के जो मलेरकोटला है इसे नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्टोरिकली इसका इम्पोर्टेंट था। जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें सिख धर्मगुरु है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। मुगल ऑपरेसर जो है शेर मोहम्मद खान, इनके अगेंस्ट नवाब ऑफ मलेरकोटला इन्हें कहा जाता था। तो उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हमको पता है यहाँ पर मुगल शासन था, तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो भी अपने आप में ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर प्रश्न भी उठाए जिस प्रकार से इस डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया। वैसे अगर हम देखें तो जो अभी गवर्नमेंट है वहाँ की, उस गवर्नमेंट ने चुनावी वादा किया था कि वो इसे नया जिला बनाएंगे। अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी कि यह जिला बनाया गया है तो क्या सच में इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को पहुँचता है। क्योंकि आप जब भी कोई प्रशासनिक कदम उठाते हैं तो ज़रूरी है कि लोगों के फ़ायदे के लिए हो, तभी सही कदम हम उसे मान सकते हैं। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे। चलिए, तो आज का विश्लेषण जो है वो हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।